1953 में अंबेडकर जी जो है बीबीसी के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो हमारे पास संविधान के चलते जो एक राजनीतिक जनवाद जो आ गया है, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ गई है, पर उनको शंका थी कि समाज में हमारी जो पुरानी पितृसत्ता की जो बात है, जो जाति का जो सवाल है और जो सामंती जो सोच है, उस संदर्भ में ये जो राजनीतिक जनवाद के ऊपर काफ़ी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो यानी एक ज़रूरत है कि किस रूप से हम जो हक की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, कि कैसे हक और न्याय को सिर्फ राजनीतिक और कानूनी और जो संविधान के ढांचों के अलावा कैसे हम अपने समाज में हमारे जो संस्कृति में हम उसको ढाल सकें। So what Ambedkar had said is that he had a question about the future of political democracy as represented by the Constitution in a social context where democratic values are not very highly respected. So the task at one level is how to embed the entire question of rights and justice into the culture and social structures to make to expand political democracy into a social democracy. So we have with us, journalists, and we have, some cultural activists, cultural professionals, and the conversation that we are having today is about, this. So I will first turn to Sanjay Kapoor. So माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसे बड़े भाषण में देता नहीं हूँ, तो इसलिए कुछ भूल चूक होगी। तो संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पत्रकारिता में कैसे जो है हम जो राइट्स की बात है और जस्टिस की बात है, हम अपने पत्रकारिता के जीवन में कैसे हम उसको लाएं। आपका एक्सपीरियंस काफ़ी सालों से है, तो कुछ अपने जीवन से भी उदाहरण लेके आप अगर हमें बताएं तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? जी। तो जैसे कि मेरे खिचड़ी बाल और कम बालों से साफ दिखाई पड़ रहा है कि मेरा बहुत बड़ा अनुभव है पत्रकारिता में। मैं तकरीबन 30 साल के ऊपर से पत्रकार रहा हूं और नीचे से चालू करा, क्राइम रिपोर्टिंग करी, जो कि पूरी जो क्राइम होता है वो कानून पे आधारित होता है और कानून डिसाइड करता है कि क्या क्राइम है, क्या क्राइम नहीं है। तो आज के जो क्रिमिनल हैं, हो सकता है कल के राजनीतिज्ञ हों, क्योंकि कानून बदला जा चुका होता है। तो इस तरीके से हमने कई सारी चीज़ों को पिछले 30 सालों में देखा। क्राइम के बाद मैंने ड्रग एनफोर्समेंट पे करा, उसके बाद पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करी, उसके बाद आजकल मैं एक पत्रिका निकालता हूँ। पर मैंने पूरा लंबा सफ़र करा है। उसमें सब चीज़, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो कानून पे आधारित होती है, उसके वायलेशन पे, और जो वायलेट करता है तो वो खबर बनती है। काफ़ी साल पहले मैंने एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल था उसका पर्दाफाश किया था, उसका नाम था जैन हवाला स्कैंडल। वो भी इस पे था कि जो फॉरेन एक्सचेंज लॉज हैं, जो कि विदेशी मुद्रा की जो कानून है उसका जो उल्लंघन है, उसके बारे में लोगों को किस तरीके से उन्होंने उसका उल्लंघन किया और काफ़ी पैसा कमाया, परंतु जनता उसके बारे में जागरूक नहीं थी। और जब भी कोई पर्दाफाश होता है तो जनता में जागरूकता बढ़ती है तमाम ऐसे कानूनों की। तो पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है, एक बहुत ही अहम स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का। और ये इस स्तंभ के बिना हमारे देश में लोकतंत्र बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता। और जब भी आपको लगता है कि यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, तो उसका मतलब एक मुख्य कारण ये है कि जो मीडिया है वो मीडिया एक कमज़ोर दौर से गुजर रहा है। कई सारे सर्वे हुए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि जब भी रूल ऑफ लॉ अपने आप में समाज के अंदर सुदृढ़ या मजबूत होता है, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि पत्रकारों की जो ताकत है वो बढ़ जाती है
और उससे आम नागरिक को भी काफ़ी हद तक एक सहारा मिलता है। तो अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं जब आपको लगता है कि आपकी जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रही हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि पत्रकारों की स्थिति उससे भी बदतर है। अभी मैं त्रिपुरा से लौट के आया हूँ, जहाँ पे मैं फैक्ट फाइंडिंग मिशन के लिए गया था। वहाँ पे मैंने पत्रकारिता का जो हाल देखा, वहाँ देख के मुझे दुख हुआ। ये बात नहीं है कि सिर्फ ये त्रिपुरा तक सीमित है, तकरीबन देश के हर सूबे में स्थिति काफ़ी हद तक सिमिलर है। जो पत्रकारों का एक रोल होता है सरकार को अकाउंटेबल बनाने का, उनसे सवाल पूछने का, वो तकरीबन पत्रकारिता भूल चुकी है आज की तारीख में। सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो सरकारें आई वो डिसेंट को उन्होंने पूरी तरीके से क्रिमिनलाइज कर दिया है। वो सोचते हैं कि अगर कोई भी उनके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाएगा तो वो उनका कुछ हद तक या तो दुश्मन है या देश का दुश्मन है। तो ये सब चीज़ें कई सालों के बाद ये एक अजीब, कहने का मतलब एक इंटेंसिटी अख्तियार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति पहले नहीं थी, ये पिछले 5-7 साल के अंदर ये ज़्यादा प्रबल हुई है। और ये हम देखते हैं कि अगर इसको चैलेंज नहीं करा गया तो स्थिति और गड़बड़ा सकती है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि मीडिया किस तरीके से राइट्स और जस्टिस को प्रमोट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने बोला, एक फोर्स मल्टीप्लायर है, एक स्तंभ है जितनी भी राइट्स है उनके बारे में बताने का। आज की तारीख में बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड सो मच दैट every possible judgment of the Supreme Court, lower court, high court can be automatically disseminated to any part of the country. Earlier, what used to happen that many times lower court would pass a judgment without even knowing what the higher court has already said, and subsequently people will suffer because of that. But now there has been a great amount of speed which has been added to this dissemination. But speed alone is not something that cherishes or changes the values of a society. When you have people who are influencers who start calling media as prostitutes, or others who are in power who start calling civil society a major threat to national security, then you have very little hope, because fundamentally what is happening is that media is being challenged in a manner which is only suggests that our democracy is failing, it has become illiberal and there's no space for it. शुक्रिया संजय जी। संजय जी को जब मैंने कहा कि हम ये देख रहे थे कि किस रूप से पत्रकारिता और सामाजिक कार्यकृत, मैंने संजय जी को बोला था कि वो पत्रकारिता के बारे में और एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से कैसे काम करते, तो संजय जी ने साफ मना किया और उन्होंने कहा था कि वो पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। और मुझे ये एक बहुत अच्छी बात लगती है कि क्योंकि वो पत्रकारिता की तरफ उनका इतना प्रोफेशनल एटीट्यूड है कि मुझे दोनों में फ़र्क कम दिखने लगा है, क्योंकि मुझे असल में उनके प्रोफेशनल पत्रकारिता में एक सामाजिक कार्यकर्ता के असूल दिखते हैं। मैं आपकी तारीफ में कर रहा हूँ सर। नहीं, पर आपने सही बात करी कि जब मैं पत्रकार बना था आज से 30-35 साल पहले, तो मुझे इस बात का एहसास था कि अगर मैं खबर और अपना काम मेहनत से और बिल्कुल फोकस अंदाज में करूँगा तो उससे सामाजिक बदलाव अपने आप होगा। मुझे सिर्फ अपना काम करना है। जो कोई खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है या यथार्थ या सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं उसको बार बार उसका भंडा फोड़ करता जा रहा हूँ, जैसे मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में बात करी, जैसे कुछ एक आध स्कैंडल ब्रेक करे, तो कहने मतलब कि बिना एक क्रांतिकारी बने हुए, बिना कोई समाज में बदलाव लाने की चाह रखते हुए भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश समाज में ऐसे तेज़ बदलाव आए कि ये जो भी हमारा जो सोच थी, उस सोच को ज़्यादा मेरे ख्याल से सेटबैक मिलता रहा। तो हमारे जो और साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, वो तो साफ है, वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक पत्रकार भी हैं। भाषा जी जो है काफ़ी सारे सामाजिक जो आंदोलनों से जुड़ी हैं और ख़ासतौर पे सफाई कर्मचारी आंदोलन से ख़ासतौर की वो आप उनके बोर्ड में भी हैं। तो भाषा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो पत्रकारिता का जो रोल है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? शुक्रिया। ये बहस बहुत लंबी है और इस बहस का कोई अंत नहीं है कि हमारे पास
कौन सी पहचान है। बुनियादी तौर पर हम कैसे खुद को देखते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं ये बहुत अहम है कि हम अपनी क्या प्रथम भूमिका देखते हैं, हमारी क्या बुनियादी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो बुनियादी जिम्मेदारी है कि जो सोच के 26-27 साल पहले मीडिया में जब मैं आई, यहाँ दिल्ली से शुरू किया, तो वही था संजय जी हम सब लोगों के दिमाग में कि हम वो लिख पाएँ जिसके लिए हम आए हैं, क्योंकि बहुत और काम कर सकते थे लेकिन लगता था कि लिखने पढ़ने से। और आज सबसे खुशी की बात यह है, अभी मैं देख रही थी कि जिन लोगों का यहाँ पे सम्मान होना है, जो संगठन है, बुनियादी तौर पर आप लोगों का जो काम है, जो आपका जो संघर्ष है ज़मीन पर, चाहे वो आदिवासी पर हो, चाहे वो एसिड विक्टिम पर हो, चाहे वो मैनुअल स्कैवेंजिंग पर हो, दलित अधिकार पर हो, तो ये जो संघर्ष है आपका जो ज़मीन पर, उसे बतौर मीडिया कर्मी हम कैसे देखते हैं, या जब आपके हक पर हमला होता है वो बड़ा कॉरपोरेट करे। जब मैंने रिलायंस पे स्टोरी की, बहुत से लोगों ने स्टोरी की थी, तब हम सब पर 5,000 करोड़ का केस लगा। तो मैंने अपने एडिटर से बोला कि भाई मुझे तो पता ही नहीं कितने ज़ीरो होते हैं इसमें, हमने तो इतने पैसे देखे नहीं। और उसमें भी केस गुजरात में था, अमरेली में, वहाँ जाना था। तो ये जो सारे शेड्स हैं, मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि जो सारे अलग अलग क्रम पत्रकारिता के हैं, जब आप खोजी पत्रकारिता करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, आर्थिक करप्शन की बात करते हैं, राजनीतिक करप्शन की बात करते हैं, आदिवासियों का हक हकूक जो छीन रही हैं कंपनियां, ज़मीन छीन रही हैं उस पर बात करते हैं, शराब माफिया पे बात करते हैं, महिलाओं के खिलाफ जो रैकेट चल रहा है उस पर बात करते हैं, जब जो थर्ड जेंडर है उसके हक की बात करते हैं, उसका हक जो लोग दबाना चाहते हैं उसकी बात करते हैं। ये सब कुछ लोकतंत्र के भीतर है। ये सारी जो कोशिश है, इसको हम अलग अलग नाम ज़रूर दे सकते हैं, इसकी पहचान अलग अलग हो सकती है। लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल जर्नलिज्म हम करते हैं। मेरा मानना है कि बुनियादी तौर पर सच को सामने रखना, निर्भीकता से, सच जो आपके साथ खड़ा हुआ है, जो जनता के साथ खड़ा हुआ है, जो व्यापक लोगों को नफरत में ढकेलने वाला नहीं है। नफरत में ढकेलने की जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, इसके खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, वो लिखने का काम कर सकते हैं, पढ़ने का काम कर सकते हैं, वीडियोस का काम कर सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो सकते हैं, हमारे बगल में बैठे हुए जिनको हम सुन सुन के लगता था कि हाँ ऐसा व्यंग हो तो क्या मज़ा है। ये सारे अलग अलग शेड्स हैं और सबका मकसद एक है। मुझे लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि मीडिया की भूमिका पर, तो एक बहुत अहम भूमिका जो मुझे दिखाई देती है कि ये सारे जो चेहरे परंपरागत मीडिया से बाहर थे, चाहे वो मैला ढोने वाले लोग हों, चाहे वो एसिड सर्वाइवर हों, चाहे वो बलात्कार सर्वाइवर हों, यौन हिंसा सर्वाइवर्स हों, थर्ड जेंडर के राइट के बारे में बात हो, आदिवासी हों, मुसलमान हों, ये जो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के हाशिए पर पड़ी हुई चीज़ें थीं। जब हमने शुरू किया काम 2-3 दशक पहले, बहुत कम खबरें आती थीं महिलाओं के बारे में या दलितों के बारे में। सिर्फ आज की तारीख में भी तभी रिपोर्ट्स होती हैं जब एट्रॉसिटी हो जाती है, हाथरस हो जाता है, वरना हम बाकी उनके जीवन की जो नॉर्मल घटनाएं हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है कि नहीं, उनका राशन कार्ड बना है कि नहीं, आधार में किसको क्या दिक्कत हो रही है, ये सारा जो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में, जिस भी मीडिया में, मीडिया भी एक ढंग का मीडिया नहीं है। आप सब यहाँ पर आए, आप सब एक्टिविस्ट हैं, सब संगठन चलाते हैं, संगठन से जुड़े हैं, आप सब लोग जानते हैं मीडिया भी अलग अलग ढंग का एक कॉरपोरेट मीडिया है जो सुबह शाम हमें टीवी भौं 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 करता है ना। ऐसा लगता है कि बस अभी युद्ध यहीं छिड़ जाएगा, खटाखट खटाखट। तो एक वो मीडिया है जो हमें लगातार नफरत से भरता है, हिंसा से भरता है, सोचता है कि मैं इनसे लड़ लूँ, मैं ये मुझसे लड़ लें, यही सिखाते हैं ना। बाहर जाने वाला अगर टोपी पहने, अब टोपी पर बात होती है। तो एक तो ये मीडिया है जिसमें बहुत बड़ी पूंजी लगती है, जिसमें अंबानी और अडानी के सब लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं। आज की तारीख में हर दूसरे से तीसरा पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, उसकी तनख्वाह कहीं ना कहीं बड़ी पूंजी के पास से आ रही है। तो वो तो ये सारा दुख दर्द दिखाता नहीं है। वो कैसे दिखाएगा कि आदिवासी की ज़मीन अगर अडानी या अंबानी लूट रहा है, तो अगर मुझे अंबानी और अडानी पैसा दे रहा है, तो मैं बतौर उसकी पत्रकार कैसे दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी ज़मीन वही लोग लूट रहे हैं।
तो ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मीडिया में सबसे बड़े पैमाने पर इस समय है। लेकिन वहीं एक राहत की बात है कि आप तमाम लोग देखते होंगे अपने जीवन में कि एक दूसरा मीडिया भी बहुत तेजी से पनपा है, जिसे हम सोशल मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया, छोटी बड़ी मैगजीन्स, वेबसाइट्स, न्यूज़ पोर्टल कहते हैं। आदिवासी अपना चलाते हैं। आज हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, हमें पता है कि दिल्ली में किसान बैठे हैं, किसानों ने कहा कि हमें गोदी मीडिया नहीं चाहिए। थोड़ा तेज बोलिए सर, किसान जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले ये साहस दिखाया इस भारतीय लोकतंत्र में, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा टीवी चैनल हमें नहीं चाहिए, हम अपना अखबार, अपना टीवी चैनल शुरू करेंगे। तो ये एक जो इस समय का दौर है जिस समय हम आप बात कर रहे हैं कि जब जमीन पर ये आवाजें लोकतंत्र को बचाने की, हमारे संविधान को बचाने की और आपस के प्रेम भाईचारे को बचाने की आवाजें तेज होती हैं, तो उनकी जगह मीडिया के इन रंगों में भी दिखाई देती है वहां पर, क्योंकि एनर्जी है, ये एनर्जी वेस्ट नहीं जाती। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे आप लोग निराश नहीं होते, मैंने कहा ये तो एनर्जी है ना, एनर्जी इस रूप में नहीं है। चलो हमें मुख्य धारा के मीडिया में खबर नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी जगह तो मिलेगी। और जब यहाँ का प्रेशर पड़ता है, हम सब ने देखा है कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ, 1 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक यहाँ से वहाँ गया। शुरू में जो ये कॉरपोरेट मीडिया था नहीं दिखा रहा था, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो सबको खबर मजबूरी में ही सही दिखानी पड़ी। तो ये जो मुझे लगता है बहुत सकारात्मक चीज़ मुझे लगती है कि ज़मीन से अगर आवाज़ें तेज़ होंगी, अगर मूवमेंट तेज होगा, अगर आप हक हकूक़ के लिए लड़ाई तेज़ रखेंगे, उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर किसी न किसी रूप में उसके अंतर हो सकते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि हम कैसे देखते हैं इस लड़ाई को, और उस लड़ाई का जो रिश्ता मीडिया से, लिखने पढ़ने वालों से है, वो मुझे लगता है कि आज की तारीख में लोकतंत्र को जो बचाने की लड़ाई है उसका बहुत अहम हिस्सा है। शुक्रिया। तो शुक्रिया भाषा जी। वो हल्की सी जो 2 पंक्ति है ना, वो जो खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जी। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे दोनों साथी हैं, एक अपने आप को एक पेशेवर पत्रकार कहते हैं और एक जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पत्रकार भी हैं। वो कैसे वो हमें बताते हैं कि किस रूप से जो है जो मीडिया है एक रोल प्ले करती है। और दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट इवन डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव रोल दैट मीडिया इज बीइंग डूइंग, the democratic effects of technology and the new social media and is also providing a space for people to spread the question of rights and justice, and and there are lots of examples of that happening. खैर पत्रकारों के बारे में तो ये कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से वो उनका एक तय जगह है। पत्रकार को कहते हैं कि शायद समाज का जो है 5वां स्तंभ, हाँ चौथा, 5th स्टेट भी तो कहते हैं, 4th स्टेट, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, गणित में भी मेरी थोड़ी सी हाथ पैर कमज़ोर है। खैर तो वो है, पत्रकारिता का एक रोल है, राजनीतिक रोल है। पर जो हमारे मेरी बाएं तरफ जो खड़े हैं, जो रंगकर्मी हैं और जो संगीतकार हैं, उन पे उतना ज़रूरी नहीं है कि वो जो राइट्स और जस्टिस की बात करें। तो इसलिए मैं राहुल से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्योंकि आपके जो संगीत के कैरियर में आपने बहुत ये किया है कि राइट्स और जस्टिस की बात आपने अपने संगीत में, अपने गानों में डाला है। तो ये इसके पीछे आपकी सोच क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये कैसा लोगों ने इसको कैसे रिसीव किया? मतलब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये पूछ रहे हो ना? तो क्या होता कि मैं जब बचपन में गिटार बजाता ना, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। अगर कोई मेरे को कहता कि भाई स्टेज पे जाके गिटार बजा, पैसे ले घर जा, मैं चुपचाप करके घर चले जाता था। ऐसा कभी आया ही नहीं मेरे दिमाग में कि सामाजिक मुद्दों के बारे में गाया भी जा सकता है। फिर मैंने पहले इप्टा के कुछ गाने सुने, वाह यार मज़ा आ गया।
फिर जब मैं स्कूल में था, मेरे ख्याल आप भी थे मेरे साथ, हम लोग बहुगुणा जी के वहाँ गए थे चिपको आंदोलन के साथ। 1 महीना हमने बिताया और घूमे, और तब हमने कुछ गाने सुने, वो मेरे दिमाग में अब भी बैठे हुए हैं। ये 1980 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 40 साल पहले। फिर कुछ नहीं, पढ़ाई ये वो, मैं वापस आया और मैं एक चीज़ बताऊँ, अभी बहुत खुश हूँ कि सबसे क्या कहूँ, शंकर भाई तड़ावला जो हैं, इनसे मैंने, इनके 2 गाने एक्चुअली इंडियन ओशन में हम लोग गाते हैं। और मैं जब नर्मदा आंदोलन में काम करने लग गया, पढ़ाई करके मैं वापस आया अमेरिका से, तब हमने प्रोटेस्ट के गीत, संघर्ष के गीत पहली बार मैंने पूरे विस्तार में सुने। और शंकर भाई खेडूत मजदूर चेतना संगठन में सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं हैं पर कवि भी हैं। तो उन्होंने गाने बनाए, मैंने उनसे गाने सीखे। और उन्होंने एक गाना याद है शंकर भाई, वो वारू जी का गाना, वारू सोनावने का गाना, तो इन्होंने वारू सोनावने जी तो थणे के हैं, शंकर भाई ने सुना वो गाना, उसको भिलाली में ट्रांसलेट किया और मुझे बहुत पसंद आया। और मैं आपको सुना देता हूँ ये गाना, बहुत ही, क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस गाने के बारे में। तो गाना है कि करप्शन के खिलाफ गाना है, आप सोच लीजिए। और उससे मैं सीखा कि गाना कैसे लिखा जाना चाहिए, कि आप बहुत ही बड़ी चीज़ को 4 लाइन में कैसे डाल सकते हो। और ये मैं शंकर भाई से सीखा हूँ। और ये मैं सीखा हूँ कि अगर आपको संघर्ष के गाने लिखने हैं तो वो ऐसे होने चाहिए, ठीक है। और ये भी मैं सीख गया हूँ कि शहरी लोग नहीं कर पाते ये, हाँ, क्योंकि हम लोग वो, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज, हम लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं और गलती कर डालते हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ ये गाना, कि ये गाना ऐसा है, बहुत सिंपल है। ए नाकेदार आवे कुकड़ी मांगे रे, तो नाकेदार आता है और कुकड़ी मतलब चिकन मांगता है, ब्राइब। ही भी जूनी आप तारा, पहले की तरह अब मैं नहीं दूंगा, हैं, ही भी जूनी पुराना आप तारा, पहले हम देते थे अब नहीं देंगे। और लास्ट लाइन ये कहता है क्यों नहीं देंगे, वागने वासड़ा आमू आदिवासीरा, कि हम आदिवासी लोग शेर के बछड़े हैं। अब आप देखिए कि इसमें उसने कितना कुछ कह दिया है। एक तो उसने कहा है कि नाकेदार आके मांगता है, जो कि सब जानते हैं कि मांगता है। ये भी कहा है कि हम पहले देते थे अब नहीं देंगे, कि बदलाव आएगा। और ये भी कहा है कि आदिवासी सेल्फ आइडेंटिटी की, याला हम साला शेर का बछड़ा है, तू करवा के दिखा हमसे, अब नहीं देते हम तुमको। इतने सारी चीजें ये 3 लाइन में कहना इतना आसान नहीं है। ये मैं शंकर भाई से सीखा। और शंकर भाई से मैं एक और गाना सुना दूँ क्विकली, जस्ट टू टेल यू कि क्यों मजा आता है ऐसे गाने गाने में। तो शंकर भाई अलीराजपुर झाबुआ जिला के रहने वाले हैं। और वहाँ पे 1857 में जब लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, काफ़ी सारे भील और भिलाला लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की। उसके बारे में जब शंकर भाई को पता लगा कि पास्ट हिस्ट्री, तो उन्होंने एक गाना बनाया ये आजकल के बच्चों को सिखाने के लिए, कि देखो हमारे रहे हैं हीरोज़। ये मत सोचो कि आदिवासी हमेशा कुचला हुआ था, हमेशा आदिवासी लड़ा है जुल्म के खिलाफ, और आदिवासी लड़ा है अपने इंडिपेंडेंस के लिए। तो उन्होंने गाना बनाया, वो हमारे एक्चुअली प्रीवियस एल्बम में हमने रिलीज़ किया है, तो शंकर भाई का लिखा हुआ। तो चीतू भील, और ये कहानी सुना दे दो, बड़ा मज़ेदार कहानी है। चीतू भील अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, और जब चीतू भील को अंग्रेज़ों ने फाइनली मार दिया, तो उसके छोटे से बंगले को अंग्रेज़ों ने पुलिस थाना बना दिया। समझ रहे हो आप कि अंग्रेज़ कैसे हैं, बदमाश। फिर मोतिया भील मथवाड़ का राजा था, उसने लड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको भी हरा दिया। बामनिया नायक अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, जब उसको हराया गया तो अंग्रेज़ ने कहा कि तू पगड़ी उतार के अंग्रेज़ के पैर पे लगा, ठीक है। ये हुआ, ये कहानी हुई। एक हादसा हुआ जहां गोलियां चली गांव में, और हम लोग सब उस गांव में पहुंचे थे रात को। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के टाइम, मैं 1993 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे शंकर भाई ने ये गाना गाया, मैंने सीख लिया। अगले दिन मैं अरेस्ट होके चीतू के बंगले के लॉकअप में बंद था यार।
और मैंने कहा यार ये तो मजा आ गया, कल ही तो सुना है। और मैं आपको बता दूं इंडियन स्टेट कितना बिजार सा है। तो उस बंगले के लॉकर में मैं और अश्विनी छत्रे हम दो बैठे हैं और हम गाना गा रहे हैं। हम गा रहे हैं कि चीतू तारो बंगालो सिरकार हप के ले तो लिए का है भली रियो, कि चीतू तेरे बंगले को सिरकार ने छीन के ले रहा, क्या खड़े खड़े देख रहा। ए मोतिया तारो मथवाड़ सिरकार हप के ले तो लिए का है भली लियो। फिर आता है ए भीलू तारो अबरू सिरकार हप के ले तो लिए का है भली रियो। तो शुरू होता कि हमारे हीरोज थे, अब कहता कि भील तेरे आबरू को सरकार ने छीन के ले लिया, खड़े खड़े क्या देख रहा है। अब आप सोचो ना कितना सिंपल है पर कितना कुछ कह देता है ये, कि हमारे हीरोज थे, हम लड़े थे, आज भी वो हमसे छीन रहे, आज भी हम लड़ेंगे। मजा ये आया कि थानेदार ने कभी सुना ही नहीं था कि उसके लॉकअप में लोग गाना गा रहे हैं। उसको लगा कि वाह यार, और वो थानेदार तो समझता ही नहीं ना, बिल बिलाल भी है ही नहीं, वो बाहर का है। उसको लगा कि हाँ ये तो अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं। अपने घर से गर्मा गर्म बाजरे का रोटला है और करेला और भिंडी ये सब लाया हमको खिलाने के लिए, दाल वाल तो गुड़ वुड़ घी। हमने कहा वाह यार देखो सरकार के खिलाफ हम गाना गा रहे हैं अंदर अंदर बैठे बैठे, और फिर भी सरकार हमको खाना खिला रही है। तो ऐसे चीज़ों से ना संघर्ष के गाने गाने में जो मजा आता है। पर ये भी मैं आपको बता दूं कि वो गाने हर कोई गाना नहीं है। मैं आपको एक कैन आई एम आई अलाउड टू, मेधा जी है ना, मेधा पाटकर, जिनके कारण मैं मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन में किया, उनका फेवरेट संघर्ष का गाना दुनिया का सबसे बोरिंग गानों में से गिना जा सकता है। बोरिंग संघर्ष का गाना ना नहीं गाना नहीं चाहिए। सच बताऊं मैं गाऊंगा नहीं उस गाने को मेधा बहुत डांटेगी मुझे, मगर संघर्ष के गाने जो है ना उनको आप, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, मैंने दो तीन चीज़ें समझी। जैसे कि शंकर भाई जब गाना गाते हैं और बनाते हैं, वो गाना अलीराजपुर और झाबुआ में सीमित रह जाता है। अब मैं हूँ दिल्ली में, मेरा बैंड पूरे इंडिया में परफॉर्म करता है। अगर मैं वो गाना गाता हूँ और उस गाने की कहानी सुनाता हूँ तो मैं वो गाना पूरे इंडिया में, और इंडिया क्या बाहर भी पहुँचा सकता हूँ। तो आदिवासियों के स्ट्रगल की कहानी एक गाने के ज़रिए बाहर जाए, वो एक सबसे सिंपल रूट है। क्योंकि मेरे को लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, मेरे को गाने के पहले 5 शब्द कहने और फिर गाना गाना है, और लोग नाचते हैं, मज़ा आता है, और वो गाना उनके दिमाग में घुस जाता है। ये क्यों किया मेरे को पता नहीं सकता। मैं शंकर भाई जैसे लोगों ने इंस्पायर किया है कि ऐसा होना चाहिए। और उसके कई सालों बाद फिर मैं ये ऐसी तैसी डेमोक्रेसी नाम का एक हमारा ग्रुप है स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें हम लोग व्यंग के गाने गाते हैं। और हम ये समझ गए हैं कि व्यंग अगर आप करो ना, जो सरकारी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है व्यंग, क्योंकि आप किसी बड़े आदमी पे अगर हंसते हो ना तो उसका बलून फुस हो जाता है, और बलून फुस हो जाना उनको अच्छा नहीं लगता है। मगर आप हंसा रहे हो लोगों को, आप कुछ गाली भी नहीं दे रहे हो, आप ये भी नहीं कह रहे हो कि संघर्ष करो, आप कुछ नहीं कह रहे हो, आप कह रहे हो ओए ओए ओए। जैसे वो था ना, वो एम्परर, वो राजा के कपड़े नहीं थे और सब लोग कहते वाह क्या कपड़े हैं, वैसा आएगा, आप पीछे से फुस कर सकते हो। तो ऐसे व्यंग वाले गाने भी मुझे लगता है कि मुद्दों के बारे में आप ऐसे बात कर सकते हो कि किसी को ऐसा भी नहीं लगे कि वो आपको उठा के अंदर कर दें। पर लग रहा है आजकल कि शायद वो कर भी दें कि व्यंग वाले गाने करो। चलो बाकी बाद में, सॉरी। नहीं, शुक्रिया राहुल जी। तो आपकी बातें सुनते सुनते फिर शंकर जी की मुझे आपने एक नई पहचान बताई, और शुक्रिया। और शंकर जी से तो हम भी सुनेंगे इसके बारे में फिर। तो मैं अभी आता हूँ मोहम्मद अली शाह से, और उनके पास जैसे मैंने कहा था कि एक यूनिक जो है पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो उनका एक जो खानदान जो है फौज का एक खानदान है, और वो खुद जो है फौजी रह चुके हैं, मेजर रह चुके हैं, और अब वो जो है जो रंगकर्मी की दुनिया में आ गए हैं। वो एक एक्टर हैं, काफ़ी सारे फिल्मों में वो एक्ट कर चुके हैं, और साथ साथ में जो है जो एक है टेलीविज़न और एक मिक्सचर जो है टेड टॉक, यानी वो लोगों को और खासतौर के यूथ को जो है इंस्पायर करने के लिए वो अपने बातें रखती हैं।
तो आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जो ये दो दुनिया जो का सफ़र कर चुके हैं, तो उसमें आपको क्या लगा कि क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ और व्हाट आर द काइंड ऑफ यूनिक पर्सपेक्टिव्स दैट यू हैव गॉट फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड्स? मोहन जी। थैंक यू जोसेफ भाई मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए, और संजय भाई, भाषा जी, शुक्रिया राहुल भाई, जिनसे मैंने 2009 में हम एक प्ले करे थे, लुशन दुबे का प्ले था जी साहब जी, तो लुशन दुबे के फादर के ऊपर था, तो उसमें हमने साथ में साथ काम किया था। तो उसके बाद अब मौका मिला है, और आप लोगों को शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए बात ऐसी है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम खुद अपने आप को पहले स्वयं ना बदल दें। हैं, मानते नहीं मानते हैं? अच्छा, अब मैं फौज में था, मेरा खानदान पिछले 200 साल से फौज में खिदमत कर रहा है। मेरे फादर फौज के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के औहदे से रिटायर हुए थे, जो कि इंडियन आर्मी के नंबर 2 सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर थे। तो जाहिर सी बात है कि ये खानदानी परंपरा है, तो मेरे को भी, मैं फौज में गया और मेरा तजुर्बा फौज में बहुत ही अच्छा रहा भाई। और मैंने ऐसा देखा, मेरी पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी आपको बताता हूँ मैं आपको। 2 साल जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में, अखनूर टांडा सेक्टर, मतलब पाकिस्तान की पोस्ट से हम लोग 30 मीटर के फासले पे थे। कितने? 30 मीटर, बिल्कुल हैं। और 3 साल मैं रहा नागालैंड मणिपुर में। अच्छा, अब ख़ास तौर से मैं एक मुद्दा उठाऊंगा जो कि अभी आप सब जानते हैं कि नागालैंड में घटना 4 तारीख को क्या हुआ वहाँ पे, और बेहद अफसोस दुखद घटना है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर मैं आपको एक बात और ये कह दूं कि नॉर्मली, आम तौर से, अमूमन तौर पे एक्टिविस्ट लोगों के दिमाग में एक खाका बना होता है कि फौज मतलब ये विलन है, ये लोग ऐसे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ एक बात प्यार से। देखिए बात ऐसी है कि जब मैं नागालैंड में था तो मेरे जो बॉस थे, जो मेरे रिपोर्टिंग कमांडर थे, मेरे जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो थे, वो इंसिडेंटली इत्तेफाकन वो मेरे ही फादर थे उस टाइम पे, तो उनके अंडर कमांड में था। तो उनका हुक्म बहुत क्लियर था। उनका हुक्म ये था कि जब यहाँ के लोकल, यहाँ के ट्राइबल्स, यहाँ के लोग फौज को देखें हथियार के साथ चल रहे हैं, मास्क पहने हुए, तो ऑलरेडी डरावने लगते हैं, नहीं लगते? काला पटका पहन रखा है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है, हथियार की 47 लेके, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि फौज यहाँ पे उनको डराने, धमकाने या इंटिमिडेट करने के लिए है ना। उनको ये लगना चाहिए कि फौज यहाँ पे उनकी रक्षा करने के लिए है। तो उन्होंने खास मेरे को बोला कि तुम नागामीज सीखो सबसे पहले तो। और मैं नागामीज ऐसे बोलता हूँ कि जैसे मैं हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू बोलता हूँ, उससे अच्छी मैं नागामीज बोलता हूँ आज की तारीख में। बल्कि मैंने एक सेमा जैकेट, शुक्रिया, मैंने एक सेमा जैकेट पहन रखी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कभी भी रिलीजन या पेट्रियोटिज्म या अपना जो भी अपनी भावना है, उसको अपने स्लीव्स पे नहीं पहनी चाहिए कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ तो या भारत माता की जय। हम सब हिंदुस्तान से प्यार करते हैं भाई, कौन नहीं करता? अपनी मातृभूमि से, अपने देश से हर कोई प्यार करेगा, है ना। और किसी को ये करार देना कि तुम मुल्क से प्यार करते हो, तुम नहीं करते हो, तुम नेशनल हो, तुम एंटी नेशनल हो, इसको सरासर मैं बहुत ही बेहद क्रिमिनली गलत मानता हूं। मैं गलत ही नहीं, क्रिमिनली गलत। और किसी, शुक्रिया, किसी को ये हक नहीं बनता कि वो किसी को ब्रांड कर दे या किसी को सर्टिफिकेट बांटे। भाई पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं, जो कि मैंने सीखा है अपने तजुर्बे से। पेट्रियोटिज्म है कि भाई मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, 2 भाई हैं, मैं अपनी मां से प्यार करता हूं। अच्छा, दूसरा भाई लड़ेगा, नहीं, तुमसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं मां से, होता नहीं होता? तो वो हो गया नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म एक तरीके से। मतलब पेट्रियोटिज्म से 2 कदम और आगे आप आ गए कि नहीं 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 नहीं, तुम तो नहीं करते हो अपने मुल्क से प्यार, मैं ही करता हूं, बस मैं ही हूं, तुम नहीं, मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो ऐसी भावना, पहली बात तो मैं गलत मानता हूं। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूं कि जब वहां पे नागालैंड में, खास तौर से वहां की बात करूंगा क्योंकि मैं 3 अपने जिंदगी के बेहतर साल, एक तो पूना में काटे जब मैं ग्रेजुएशन करा था, और 3 उससे बेहतर साल मैंने काटे कहाँ पे? नागालैंड में, दीमापुर और कोहिमा में। बल्कि अभी जहाँ पे हादसा हुआ है मॉन डिस्ट्रिक्ट, उस इलाके को मैं चप्पा चप्पा जानता हूँ उस इलाके का। मैं एक एक पगडंडी, एक एक रास्ता, एक एक घर, एक एक गांव में कौन, उस टाइम पे मैं सन 2005 से लेके 2008 में वहाँ पे था, कौन वहाँ पे रहता है सब जानता था उस इलाके के बारे में। अब मैंने एक फिल्म में काम किया, अब आपके टॉपिक पे आते हैं, जो मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करती है।
भाई अगर जोसेफ भाई मेरे को मेरा तारुफ कराते वक्त बोल दें कि मेजर मोहम्मद अली शाह ये ऑक्सफोर्ड के रोड स्कॉलर थे और ये थे वो थे, आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे वहाँ बैठे हुए? हाँ भाई, ये मीडिया हुई एक तरीके से छोटी मीडियम प्लेटफॉर्म, हालांकि इस हॉल तक सीमित रहा, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, मगर ये भी मीडिया हुई ना। आप यकीन कर लेंगे हाँ भाई ये ऑक्सफोर्ड का रोड स्कॉलर है, तो आप वो दिमाग में वो खाका वो इमेज पहले से बनवा लेंगे। अब मीडिया जो कुछ एक चंद एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि केवल चीख पुकार करते हैं और कुछ नहीं करते इसके अलावा, आप समझ गए होंगे। वो केवल चीख, मतलब उसमें बस ये है, बस देखो ट्रस्ट जो होता है ना, जो विश्वास होता है वो कमाया जाता है, और जो टीआरपी जो होती हैं वो खरीद जाती हैं। आप खरीद के भी टीआरपी ले आओ यार, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया में कितने लाइक्स, कितने व्यूज, कितने हिट्स मिले, वो तो आप लोग खरीदते भी हैं, ऐसे केस हुए हैं बहुत सारे। अच्छा, मैंने एक फिल्म की थी, ये सन 2015 की बात है, इसका नाम है हैदर। ये विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट की थी, इसको 5 नेशनल अवार्ड मिले। उसमें गेटअप अलग था मेरा, आप पहचान नहीं पाएंगे। तो उसमें अगर आपके पास फोन है, सबके पास हाथ में, आप यूट्यूब पे जाइए, अभी जाइए, मोहम्मद अली शाह हैदर करिए, आप म्यूट में करके आपको वो सीन दिख जाएगा। वो ही लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल का भी, वो अलग बात रही। अच्छा, अब हैदर में शुरुआत में जब आर्मी आती है, हैदर के फादर को उठा के ले जाती है और हैदर का घर उड़ा देते हैं। एक मेजर साहब थे, बड़े क्रूर, बड़ी बड़ी मूंछों के साथ हैं, वो रोल मैंने किया था उसमें, हैदर में एक्टिंग की थी वो। मगर कुछ खास वैसे एक्टिंग करने का इतना कुछ मेहनत नहीं लगी, क्योंकि असल में फौज में मेजर साहब थे। उसमें एक लाइन है और वो ही डायलॉग अलग है, वो है इखलाक लतीफ, सरेंडर कर दो, तुम्हें भारतीय कानून के तहत अपने आप को बचाने का पूरा मौका दिया जाएगा, हथियार अंदर रख के बाहर आ जाओ, यू डोंट हैव अ चांस, मारे जाओगे। और फिर इखलाक लतीफ बाहर नहीं आता है। उसके बाद फिर फायरिंग शुरू, अब हमारे जवान अंदर जाते हैं, फायरिंग शुरू हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। तो मेरे एनसीओ की रिपोर्ट करता है, जैन साहब अंदर सिर्फ इखलाक लतीफ जिंदा है, बाकी 2 मिलिटेंट मारे गए, रीइंफोर्समेंट भेज दे। तो मैं बोलता हूं, नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ, पार्टी लोड रेडी फायर। तो फिर हम हैदर का घर उड़ा देते हैं, और मेरे को बहुत तकलीफ हुई दिल में, यकीनन, हालांकि मैं उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि हम जब एक्टिंग करते हैं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हुई है इस क्राफ्ट में, रंगमंच में नसीरुद्दीन शाह साहब से, तो इतने बड़े कलाकार से अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आप यकीनन अपने आप को उस ढांचे में ढाल देते हैं कि आप यकीनन वो रोल कर रहे हैं। अच्छा, अब जब मैंने ये रोल किया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की तरह बात करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग इससे शर्मा भी रहे हैं बात करने में, ये कंट्रोवर्शियल एक्ट भी है, और कुछ लोग कह रहे हैं हटाओ मत हटाओ, ठीक है। ये आज की तारीख में मैं मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये बहुत गर्मा गर्मी में आ रखा है, और पूरी फिल्म हैदर इसी पे सेंट्रिक थी, अफ्स्पा है। अच्छा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 11 सितंबर 1958 में लागू हुआ था। अब यही एक्ट पंजाब में आया 1983 में लागू हुआ पंजाब में, और 1997 में पंजाब से ये हटा दिया गया। 1990 में ये जम्मू कश्मीर में लाया गया। इसके तहत आप किसी को भी कहीं पे भी, गाड़ी हो, बंदा हो, आप रोक सकते हो बिना, और तलाशी ले सकते हो बिना सर्च वारंट के। आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो बिना अरेस्ट वारंट के, लेकिन उसमें क्लॉज ये भी है कि आपको 24 घंटे में उसको पुलिस को देना पड़ता है, 24 घंटे में आर्मी को, ठीक है। अब इस जो एक्ट है, जो इसमें अब मुद्दा चल रहा है कि इसको हटा देना चाहिए। भाई, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मगर अगर ऐसी बात है तो सोल्जर, जो फौजी आदमी होता है, उसकी तो कोई राइट्स की बात नहीं करता है। मैं आज की तारीख में वर्दी में नहीं हूँ, मैं यूनिफॉर्म में आर्मी में नहीं हूँ, तो मेरी जो ख्यालात हैं, थॉट्स हैं, वो बैलेंस्ड हैं। वो कोई एक्सट्रीम ना ही फौज की तरफ मैं वहाँ पक्ष रखूँगा, ना ही यहाँ पे रखूँगा, मैं बीच की बात करूँगा, बिल्कुल ठीक है। अब जो फौजी है वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उसकी तो राइट, वो भी घर से दूर दराज इलाके में मुश्किल कंडीशन में अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेल कर लोगों की रक्षा कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट शायद मिसयूज हो रहा है। भाई कैसे मिसयूज हो रहा है? पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ, अभी मैं आऊँगा, उस पर भी आऊँगा धीरे धीरे।
जो आप सुनना चाह रहे हैं। और अब बात ऐसी है कि अगर देखिए पुलिस होती है, पुलिस जब फेल हो जाती है तब आती है पैरामिलिट्री, जब पैरामिलिट्री फेल हो जाती है तब आती है आर्मी, है। खुदा ना खास्ता कभी ऐसी नौबत आए कि अगर फौज ही फेल हो गई हो तो आप कहीं से सुपर आर्मी बुला के लेके आएंगे क्या? नहीं। अब फौज असल में है हमारी हिफाजत करने के लिए। दरअसल उसका मेन मुद्दा है टू मेंटेन पीस। जब इंडियन आर्मी गई थी श्रीलंका, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, तो उसका मुद्दा है बेसिकली अमल शांति बनी रहे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी आप मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में कम से कम 50 से ऊपर ग्रुप्स हैं, अंडरग्राउंड फैक्शंस, जैसे कि यूएनएलएफ हो गया, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, केएल हो गया, कंगला येवन कन्ना लोप, पीएलए हो गया, पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि 11 तारीख को पिछले महीने हमारे कर्नल बिप्लब त्रिपाठी के ऊपर हमला हुआ था। उनकी वाइफ, उनका 8 साल का बच्चा शहीद हो गए थे वहाँ पे, और 4 बहादुर हमारे असम राइफल्स के सिपाही वहाँ पे शहीद हो गए थे। और उस तरीके से पल्फ है, पीपल्स, बहुत फैक्शन हैं वहाँ पे, ठीक है। NSCN IM, NSCN K और NSCN K के भी अलग अलग फैक्शन वहाँ पे आ गए हैं। और निकी सुमी फैक्शन है एक, और उस तरीके से एक यंग ऑल फैक्शन है, अलग अलग फैक्शन अलग अलग हैं। तो अब ये फैक्शंस आपस में भी लड़ते हैं। जैसे आपको मालूम होगा नागालैंड में या मणिपुर में नागा और कुकी की आपस में बात नहीं बनती है, ये 2 ट्राइबल्स हैं। अब हजारों लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये अगर कुकी आ गया वो नागा की ट्राइब जला देगा, गांव जला देगा, नागा आ गया तो वो कुकी की ट्राइब जला देगा। और जो उखरूल इलाका है जो मणिपुर बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ पे तांकुल, वो के, जी हाँ, वहाँ के तांकुल नागा वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। और मणिपुर में माइते हो गया, जो कि मणिपुरी हिंदू, माइते, बाइते, पाइते। लेकिन क्या है, एक और कमी हमारे में भी है, हम लोग मेनलैंड में रहते हैं, हमें इल्म नहीं है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। हम लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट क्या हुआ, असम, बस। हर कोई जो नॉर्थ ईस्ट है वो असमी है, या हर कोई जो और उसकी दूर दराज इलाके में रहता है तो वो हुआ क्या। मेरे को बहुत दुख होएगा ये बोल के, माफ करना भाई, मगर कुछ एक शब्द होते हैं ना, लोग उनको मॉक करते हैं उससे। मैं सख्त नाराज हूं। मैं जनपद पे गया था हाल ही में, और मैं देखा कि कुछ लोग अलग अलग नाम से पुकारे थे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। मैं लड़ गया, बिल्कुल खड़ा हो गया। मैं कहा नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता ऐसे बोलने, और ये क्राइम है। कानून के तहत आप किसी को ऐसे मॉक नहीं कर सकते, ये एक स्लर है बाकायदा, आपको अरेस्ट किया जा सकता है अभी इसी वक्त। तो अब डिस्कनेक्ट तो है नॉर्थ ईस्ट में और मेनलैंड में, ये मानना पड़ेगा हमको। अब वो कनेक्ट हम कैसे मिलें, कैसे उनको मिलाएं, उसके लिए भाई बहुत सिंपल सी बात है। हम अगर देखें कि फौज केवल ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है और ये करती है वो करती है, ये आप एक गलत नजरियों से, एक गलत चश्मे से आप देख रहे हैं। आपको एक बैलेंस नजरिए से देखना चाहिए कि भाई वो भी हमारी तरह इंसान है, उनकी ह्यूमन राइट्स कोई नहीं है। उन पर अगर पत्थरबाजी होगी या उनके ऊपर कोई झुंड के घेर लेगा, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और एक और बात बताऊं आपको, खास बात, असम राइफल्स के जो सिपाही हैं ना, असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई, ऐसा हम कहते हैं, वो है नॉर्थ ईस्ट के मेनली। उनके ही घर के खानदान वाले दूर दराज के होंगे, कोई ना कोई अंडरग्राउंड इंसर्जेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी शक की नजर नहीं देखते उनको कि भाई नहीं, इसे खानदान में कोई वहां से आया है इंसर्जेंट होगा ना। अच्छा, इनके खुद के घर वालों को तकलीफ होगी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट से। अब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मैं आपको बता रहा हूं पूरी तरीके से विड्रॉ नहीं हो सकता, ये आप मेरी बात मान लिए, नहीं तो फिर आप फौज वहां पे सर्विस कर ही नहीं पाएगी। हाँ, अमेंडमेंट बिल्कुल, इसमें मैं खुद मानता हूं ये बात, अमेंडमेंट जरूरी है। इसमें आप कुछ तब्दीलें, कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कुछ इसमें तब्दीलें हो सकती हैं। और मैं खुद, जब मैं फौजी आदमी हूं और था, आज सिविलियन हूं, आज वर्दी में नहीं हूं, तो मैं बैलेंस बात करूंगा। तो देखिए, अगर आप जैसे इट्स लाइक गिविंग हथियार दे दिया आपको, हैं, उसमें गोलियां नहीं डाली, इंसान की जान, किसी जान लेने के लिए नहीं, कुछ भी यार, या आपको बैट दे दिया, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल नहीं आ रही है भाई, आपका हवा में मारोगे, सिंपल सी बात है। तो मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि फौज वहां पे ड्यूटी करे, आपकी रक्षा करे, तो वहां पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एक लिमिट तक जरूरी है।
कानून के तहत, और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, एक्ट ऑफ लॉ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑफिसर मैस में हमने 2 ड्रिंक लगाई और हम वहां पे पास कर दिया। जी जी आप कुछ कहना? नहीं, so if I could just wind up. सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था आप लोगों से बात करके, लेकिन ये मैं जरूर कह दूं कि मैं अपने आप को नागा मानता हूं, और मेरे जो दोस्त हैं नागालैंड के, वो एक आउट ट्राइब है जो मोकोकचुंग में बहुत प्रॉब्लम, जैसे कि ये सेमा जैकेट है जो कि जिनो भुट्टो से है, वोखा ट्राइब है, वो लोथा ट्राइब है जो वोखा से है, अंगामी ट्राइब है जो कोहिमा से है, हाँ? उस तरीके से जैसे चकासांग ट्राइब है वो फुट जीरो चिसामी या चकाबामा से, उस तरीके से जो आउट ट्राइब है बा और ला, जैसे सिंह और कर होते हैं सरदारों में, वैसे बा, अली बा और अली ला मतलब लड़की और अली बा मतलब लड़का। तो मेरे दोस्त मेरे को अभी भी आज की तारीख में भी अलीबा बोलते हैं। ठीक है, शुक्रिया। नहीं, मुझे थैंक यू। मोहम्मद भाई, मेरे भाई भी वैसे फौजी हैं, रिटायर्ड थे ब्रिगेडियर, और वो थे गोरखा राइफल में। और वैसे मैं वैसे दिल्ली में जन्मा हूँ, पर मेरे जो खानदान केरल से हैं, पर मेरे भाई गोरखा राइफल में हैं, और वो यानी बिल्कुल नेपाली ही बोलते हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो घर के पास के जो गार्ड थे, तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि ये मेरा भाई है, क्योंकि आप तो भैया मलयाली हो और ये तो भैया नेपाल के हैं। तो ये जो एक चीज़ है जो फौज का, अपने जो फौजी जो लोग हैं उनके जो सोल्जर्स के साथ वो जो रिश्ता है, वो तो बिल्कुल साफ है जो आपने खुद बोला है। पर सॉरी, एक मिनट परमिट करूंगा। और हमारा तरीका वहां पे बहुत सिंपल था, ये था जो हमने गुडविल क्रिएट की थी हमने, टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स नॉट थ्रू वायलेंस, कि भाई बंदूक रास्ता नहीं है, कलम रास्ता है। आप एजुकेट कर रहे हैं ये लोगों को, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए, आप ऐसी नौबत ही ना आए, पहली बात तो ये ऐसी नौबत ही ना आए कि खुदा ना खास्ता कोई ठोस कदम ऐसे उठाने पड़े। सबसे पहली बात, महात्मा गांधी ने कहा था एन आई फॉर एन आई विल मेक द नेशन गो ब्लाइंड, और लियो टॉल्स्टॉय ने ये कहा है, वॉर एंड पीस किताब है, आप निकाल दिए, गूगल कर लिए, चैप्टर 3 में पेज 57, चैप्टर 3 लाइन 2 में उन्होंने लिखा है, बीइंग पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट, है ना? तो शांति हर एक को चाहिए। ये विच इज द पॉइंट विच काफ़ी सारे हद तक हम सब लोग कहते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनका एक राजनीतिक निष्कर्ष निकलना चाहिए। और ये माफ़ कीजिए, क्योंकि ये मेरी लड़ाई मेरे भाई के साथ भी हुई है, और मुझे लगता है कि जनवाद में ऐसी वैचारिक लड़ाई हमेशा होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जोश भाई, माफ कीजिएगा जरा। देखिए, एक माफ कीजिएगा, एक हेट स्पीच और एक नॉर्मल स्पीच में एक फर्क क्या है? जो एक नॉर्मल अच्छी स्पीच होगी वो आपको, जब जोश भाई ने बोला, आपको एक डिबेट पे डिबेट करेगी, वो हाँ तर्क होगा, उससे प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है। लेकिन हेट स्पीच जो होगी वो प्रोपोगेट करेगी वायलेंस को, तलवार को, जिसको हम सब कंडेम करते हैं ना। तो ये, और जो मैं जो कह रहा था कि मेरे भाई के साथ भी ये जो मेरा जो वैचारिक संघर्ष हुआ करता था कि राजनीतिक जो हमारी जो political resolutions of problems are what is required rather than an over dependence on coercive action, जो एक हल्का सा मैं अगर बोल दूं। तो साथी मेरे यहाँ पे मैंने पूरा मंच को कैप्चर किया है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर यानी जो पत्रकार अगर रंगकर्मियों से कुछ अगर सवाल पूछना चाहें, और अगर रंगकर्मी अगर पत्रकारों से कुछ सवाल पूछना चाहे तो फिर ज़रूर। हमारे जो भाईजान हैं आर्मी से यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने आर्मी का नज़रिया बताया, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा समय पत्रकारिता और सिविल सोसाइटी जो फौजी जहनीत होती है उसके ख़िलाफ़ लड़ती है, और उसको लड़ना चाहिए, क्योंकि फ़ौज के अंदर सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है, और पत्रकारिता में की जो बुनियाद है वो सवाल पूछना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिविल सोसाइटी जो अपना रोल है कभी नहीं भूलेगी, सवाल पूछती रहेगी, क्योंकि नागालैंड में क्या हुआ, हार्ट्स एंड माइंड, तो ये तब लफाजी है, इसका कोई मतलब नहीं होता। वहाँ पर हार्ट्स एंड माइंड अगर जीत लिया होता तो फ़ौजें कब की वापस आ गई होती, कश्मीर से भी, नागालैंड से भी और नॉर्थ ईस्ट से भी।
वो हार्ट्स एंड माइंड, एक जनरल जाता है दूसरा जनरल आता है और उनकी वो लड़ाई, उनकी वो जो पूरी कोशिश वो चलती रहती है, नथिंग कम्स आउट ऑफ इट. So I would like to very gently disagree with whatever the army is doing. I think in a civil society their role should be very limited, and journalism should be one of those pillars that continues to strengthen so that questions could be asked and people could somehow go to them and articulate their point of view, their differences that exist in the society. So that is what I look at. जी. Actually, और can I just think that I don't think the army was made to be involved in internal peacekeeping. उसका रोल ही नहीं है ये. वो तो एक्सटर्नल एनिमीज के खिलाफ यूज होना चाहिए. और मेरे ख्याल आर्मी वालों को भी मजा नहीं आता कुछ खास कि बिकॉज इट्स यूज अपने बंदों को के साथ लड़ने के लिए नहीं बनाया गया आर्मी को. और क्या है कि इंसान सब होते हैं. Unfortunately, it is the role of civil society to question, and I agree that very often army officers are supposed to obey orders without demur. But I have met many who are good. I have met many who are not. All of them are good. पर Good in the sense of कितना obey करूँगा, कितना question करूँगा और कितना वो करूँगा, कि बहुत ही सटल होता है ना. आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि फर्क बहुत ही मुश्किल होता है. जी जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कुछ कानून, और ख़ास तौर से इसमें यहाँ बहस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि उस कानून के बारे में बात आई है, आसपा के खिलाफ समर्थन पक्ष अलग बात, सिर्फ वही कानून नहीं, मेरा कहना है कि इस तरह के जितने कानून देश भर में हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप पूरी की पूरी तौर से उठाइए. और ख़ास तौर से AFSPA, it has been cruel, brutal war against its own citizens. तो और इसके अलावा भी आर्मी के पास जो अधिकार रहे हैं जिनके ज़रिए वो ऑपरेट करती रही है, बाकी जगह ऑपरेट करती रही है, और जब इतने क्वेश्चंस उठें कि आप खाली मिस्टेकन आइडेंटिटी एक जगह बोल देते हैं, एक जगह आप कुनन पोशपुरा जैसे मामले में कहीं भी आप रिपेंट नहीं करते, आप कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है. लेकिन मेरा ये मानना है, जिसे तमाम डेवलप्ड कंट्रीज ने भी शो किया है, डेवलप्ड डेमोक्रेसीज ने शो किया है, कि नागरिकों का अधिकार सर्वोपरि होना चाहिए. और इस तरह के कानून जहां पर डिसेंट करने वालों, पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन तमाम कानूनों का, UAPA का, हमारे तमाम साथी, आज सुधा भारद्वाज बाहर आई, कितनी मुश्किल से बेल मिली, हम सब जानते हैं कि ये सारे कानून देश की जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले कानून हैं, हमारी आपकी आवाज़ बंद करने वाले हैं. राष्ट्रद्रोह का जो कानून है वो हम जैसे लोग, जो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं लिखने पढ़ने, इसकी ज़रूरत किसी लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए. किसी विकसित देश में, किसी विकसित डेमोक्रेसी में इस तरह का कोई कानून नहीं जहाँ आर्मी या जो पुलिस प्रशासन है वह अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध छेड़े और तमाम अधिकारों का हनन कर लिया जाए. और एक बहुत बड़ी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, ग्लोरीफाई किसी एक पार्ट को, लोकतंत्र को या एक भूमिका को, मुझे लगता है कि ये जो मंच है आज, खासतौर से आज की तारीख का जो मंच है, आज हम जिस ह्यूमन राइट्स डे के बिहाफ में यहाँ खड़े हुए हैं, हमारा कमिटमेंट ये होना बहुत ज़रूरी है. निश्चित तौर पे सेना का अधिकार है, पुलिस का अधिकार है, सारे भाषण होते हैं, लेकिन वे सर्व करने के लिए देश की जनता को हैं. जैसे हम बतौर मीडिया कर्मी अपने पेशे को सर्व करने के लिए हैं, उसी तरह से सारे लोग, मेरा मानना है एक किसान भी उतनी मेहनत करता है जितना एक सैनिक करता है. तो आप सैनिक को ग्लोरीफाई कर दीजिए और कहिए कि नहीं, किसान से ऊपर का सैनिक है. मैं इस क्योंकि ये भेदभाव के आधार पर हमारी सोच बनती है कि हम मानते हैं कि एक पेशा तो बहुत अच्छा है, जो दलित काम कर रहा है, जिसके ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, उसके बारे में हम उस ग्लोरीफाई ढंग से बात नहीं करते. और मौत में भी ये जो डिफरेंस रहता है हायरार्की के हिसाब से, वो भी मुझे बहुत परेशान करता है. मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर हम AFSPA या सेना या जनता के बीच की डिबेट में इसे हम ना तब्दील करें. आज हम ह्यूमन राइट्स को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए हैं. तो आखिर में मैं आप सब लोगों को ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे हमारे इस सभा में देश के अलग अलग भाग से जो कम्युनिटी बेस्ड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, और ख़ास तौर पे पंजाब, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से बैठे हुए लोग हैं, उनको अगर कुछ शब्द अगर इनकरेजमेंट में कहना चाहेंगे आप तो प्लीज़ उसको करके फिर हम इस डिस्कशन को यहाँ पे फिर समाप्त करते हैं, प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने हम लोग की बहस सुनी, और जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा योगदान सिविल सोसाइटी का यही हो सकता है कि जो सत्ता में है उनको अकाउंटेबल बनाएं, सवाल पूछते रहें। कोई भी कोशिश करे कि आपके अधिकारों का हनन करने की, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और मेरे ख्याल से कई सारे, जैसे कि भाषा ने बताया कि कई सारे मीडियम हैं, हो सकता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपकी बात को ज़्यादा उजागर ना करे, परंतु अब आज की तारीख में सोशल मीडिया हो गया है, पैरेलल मीडिया हो गया है, तरह तरह के आप अपने खुद फेसबुक लाइव, यूट्यूब वीडियोस, तमाम चीज़ें कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो संघर्ष है वो दूर तक जाएगा। और मेरे ख्याल से संभव है कि आप कुछ नए नेटवर्क्स बनाएंगे, कुछ नए लोगों को जोड़ेंगे, और आपका जो संघर्ष है सरकार और ख़ास के जो आपके अधिकारों का हनन करती है व्यवस्था, उसके खिलाफ चलता रहेगा। धन्यवाद। मैं खाली 2 चीज़ कहना चाहूँगी। मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम जो ज़मीन पर हो रहा है, आप तमाम लोग उसके प्रतिनिधित्व हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि भारत का यह जो चेहरा है यह वैसे ही बने रहे, इसकी रीढ़ टूटे नहीं, झुके नहीं, क्योंकि आप सबकी आवाज़ पर बहुत तीखा हमला है। आज हम सबको बहुत तेज डर है कि अगर मैं इनका शो देखने जाऊं तो शो चलेगा नहीं चलेगा, कैंसिल हो जाएगा, सिडिशन हो जाएगा। ये जो एक दौर है, लेकिन मैं दिल से जो हमारे दौर की सबसे बड़ी विचारक, इतिहासकार रोमिला थापर हैं, मैं उनसे बहुत प्रेरणा पाती हूँ। 90 साल अभी उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने एक बहुत अहम बात मुझसे कही। उन्होंने कहा कि यह दौर भी चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि दौर नहीं जाएगा। इतिहास में सारे दौर, जब हिटलर चला गया, नाजी चला गया, बाकी सब रेफरेंस उन्होंने दिए, यह दौर भी चला जाएगा, लेकिन हम अगर घर के अंदर बैठे रहेंगे तब भी जाएगा। लेकिन अगर हम बाहर आके अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, आवाज़ उठाने का जो हमें भूमिका है, अगर मैं कलम की सिपाही हूँ, मेरा काम, अगर उनका गाने का काम उन्होंने लिया है, उन्होंने कलाकार का रोल अदा किया है, अगर हम अपनी भूमिका अदा करते हुए बाहर आएंगे तो इस दौर का खात्मा हम जल्दी कर पाएंगे। तो मुझे आप लोगों से यही प्रेरणा मिलती है कि यह दौर ख़त्म करना, जो दौर मतलब जो हमारे ऊपर हमला है, ये हमला इंडिविजुअल एक नर्मदा पे हमला नहीं है, ये एक हमला नागालैंड पे हमला नहीं है, कश्मीर पे नहीं, ये हमारी पूरी जमहूरियत पे हमला है। तो ये एक भाव रखना कि हम सच के साथ खड़े हैं और हम चुप नहीं होंगे कभी, हम बोलेंगे ज़रूर, चाहे जो भी हो। आप लोगों की मैं सबकी दाग देता हूं और आप सबको मैं खड़े होकर सलाम करता हूं। मैं वाकई में, यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड जॉब। आप लोग मिसाल आप लोगों ने कायम करी है। और आप, जो मैंने शुरुआत में जो वक्त कहे थे ना, जो अल्फाज कहे थे, जो मैंने लफ्ज़ कहे थे कि समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम अपने आप को ना बदल दें, और आप लोगों ने वो मिसाल कायम करके वो दिखा दिया है जो कि मजरूर सुल्तानपुरी ने कहा था कि मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप लोगों ने वो कारवां बनाया है। और जो भाई, वाकई में रियली थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, और आप लोग काबिल तारीफ हो। शुक्रिया। जय हिंद। मैं तो आप लोगों को देख के मेरे को तो क्या कहूँ, नहीं डर नहीं, मुझे लगता है कि यार कितना सहना पड़ता है आपको यार डेली, क्योंकि आप समाज में जो घटिया चीज़ें हो रही हैं उसको बदलने की कोशिश में अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर देते हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं जो जिनको फ़ायदा है उन चीज़ों से जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो, वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। परमानेंट है, पुलिस ज़्यादातर उनके पास रहती है। आप सब पे केस लग चुके होंगे, मैं जानता हूँ, बार बार अलग अलग कोर्टों में केस लग चुके हैं, बार बार सुनवाई में जाना पड़ता है, कभी इधर तो कभी उधर, बस पकड़ के यहाँ जाओ, अच्छा परसों उस जिले में केस है वहाँ जाओ, ये परमानेंट है। तो मैं सिर्फ एक तो
मैं भी आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ यार। अब मैं क्या करूँ कि संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, ये तो बोलना बहुत आसान है। मैं आपको हंसाने के लिए एक पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ हमने एक गाना लिखा था, वो मैं गा दूँ छोटा सा। तो आप सोचो कि पुलिस ब्रुटैलिटी मतलब पुलिस के मारपीट के खिलाफ अगर कोई गाना, वो हिंदी फिल्मी गाना है जिसके शब्द हमने बदले, तो हमने सोचा कि यार ये सत्या फिल्म देखी है आप लोगों ने, हैं कल्लू मामा? कल्लू मामा याद है? तो हमने वो गाना चुना, उसको हमने बनाया। और ये हमने गाना तब बनाया था जब एक तो पैंडेमिक में लोग भाग रहे थे वापस घर और पुलिस उनको मार रही थी हमारे दिल्ली के बॉर्डर में। दिल्ली का राइट अभी ख़त्म हुए थे जहाँ पुलिस ने एक तरफा अपना निभाया रूप। तमिलनाडु में कर्फ्यू वायलेशन में 2 बाप बेटे को मारा गया, आपको अगर मालूम है तो ये सब। और उससे बस 1 महीने पहले एक विकास नाम के आदमी को पुलिस एनकाउंटर में उसकी गाड़ी पलट गई थी, याद है आपको? दुबे याद है कि और उन्होंने कहा नहीं गैया आ गई थी। तो वो ना, अब आप सोचो कि एक साइड पे गाड़ी है, एक आदमी हथकड़ी में इस दरवाजे को खोल के बाहर कूद के भाग रहा है। मतलब इतने गधे हैं, मतलब गधे क्या, इतने इनको फर्क ही नहीं पड़ता यार। हम कोई भी कहानी सुन ले, बता देंगे, ये लोग मान जाएंगे, क्योंकि इस पे इंक्वायरी कौन करेगा? हमारे लोग करेंगे, ठीक है। तो उसको लेके हमने गाना बनाया छोटा सा, अलाउड। तो ऑब्वियसली गोली मार भेजे में, और पीछे तो कोई डिश क्या हो तो बोलोगे टाइम में। चलो, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। अच्छा, जम के पेल स्टूडेंट को, स्टूडेंट ज्यादा पढ़ता है, किताब की कहेगा तो मारेगा मामू, हिसाब जो गिनेगा तो मारेगा मामू। मामू दरोगा मामू, मामू दरोगा मामू। आजादी का केक सिर्फ देख ज्यादा सोचना, मामू कहे मामू आ। अरे अपना पीस मांगे तो है देश की आलोचना, मामू कहे मामू। लटका लटका मारे झटका, पिचका दे, टपका टपका खून टपका, सटका दे, हिसाब जो गिनेगा तो मरेगा मामू। इसके अगला वर्ष नहीं सुना रहा हूं, मगर आप ये सोचो कि ऐसे गाने हमको अपने आप को गाने चाहिए यार। नहीं यार, मैं क्या, हमें ऐसे गाने बना के ना अपने आप को गाने चाहिए, ताकि जब अगले बार आएगा ना मामू तो मेंटली हम कहेंगे अच्छा शुक्रिया। अच्छा है क्या न्याय व्याय क्या है, बस है गांधी जी के फोटो पर, सहमे जाए आज थाने में अंबेडकर है। और लास्ट लाइन था कि विकास जो बनेगा तो मारेगा मामू। ओके, थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी। तो मैं बस ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाषा जी ने दौर की बात कही थी, और जब मैंने इस पूरे सत्र को शुरू किया था तो वो दौर का जो एक दीर्घकालीन रुख मैं आपको बस याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये 1953 में अंबेडकर जी ने कहा था कि ये जो संविधान है एक राजनीतिक जनवाद देती है, और इस संविधान को अगर हमने बचा के रखना है तो हमको सामाजिक जनवाद लाना होगा। और मैं जो मानता हूं कि ये बात जो है हमारे आज़ादी के आंदोलन की प्रेरक थी, पर वो आज़ादी के आंदोलन के जो सपने थे अभी पूरे रूप से साकार नहीं हुए। और मैं यानी सब लोग जो आपको सैल्यूट कर रहे हैं वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वो जो सपने हैं उनको साकार करने में आप लोगों की भूमिका है सबसे ज़्यादा, और उस चीज़ को हम सब मिलके सैल्यूट करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।